साथियों, मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर हाजिर हूँ लेकर एक नई वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है समास के अंतर्गत द्विगु समास। आखिर ये द्विगु समास क्या होता है और हम इसका किस तरह से प्रयोग करेंगे, किस तरह से इसका विग्रह करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए मैं पहचान के लिए बता देता हूं। तो मैंने यहां एक शब्द लिख दिया संख्यावाची। क्या लिख दिया मैंने इसके लिए शब्द? संख्यावाची। तो आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास जो होता है वो संख्याओं से बना हुआ एक समास होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कि ठीक है, पहला पद संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब है कि जहां आपके पहला जो पद है वो संख्यावाची होता है, वो आपके द्विगु समास होता है। और एक ध्यान रखना है कि इसका समस्त जो पद है यानी समास पद है, समस्त पद इसका नपुंसकलिंग में होता है, अधिकतर नपुंसकलिंग में होता है। ठीक है, कई बार स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है, कई बार, ये एक और लिख देता हूं मैं आगे, कई बार स्त्रीलिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है। तो आओ आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से जैसे मैंने पहले ही लिख दिया आपके लिए, पहला पद हमेशा क्या होगा? संख्या। तो जब आप समस्त पद देखोगे तो समस्त पदों में हमेशा आपको जो पहला पद मिलेगा वो आपको एक संख्या के रूप में मिलेगा। जैसे मैंने आपके लिए एक शब्द लिखा है पंचतंत्रम। तो पंचतंत्रम जब हम शब्द को देख रहे हैं तो इसमें पहला पद है आपके पंच, और पंच जो है वो संस्कृत के, ठीक है, एक अंक होता है पांच, पांच को हम कहते हैं पंच, और दूसरा पद लिख दिया इसमें मैंने तंत्रम। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया भाई द्विगु समास क्या है, संस्कृत में मुख्य समास के अंतर्गत नहीं माना जाता इसको तत्पुरुष का भेद मात्र मान लिया गया है। तो इसमें आपको जो विग्रह करोगे तो ध्यान रखना है पंचतंत्रम। तो पंचतंत्र में पांच है और तंत्र है, तो इसका विग्रह करते समय बिल्कुल आसान इसका विग्रह होने वाला है। वो क्या हो जाएगा? पांच तंत्रों का समूह। ये हिंदी के इसके अंतर्गत इसका विग्रह हो जाएगा। अब जब आप इसका संस्कृत विग्रह करोगे तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसमें समस्त पद का विग्रह जब करेंगे तो दोनों पद समान विभक्ति और समान वचन में हो जाएंगे। तो इसका संस्कृत विग्रह क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल से आसान से इसका है, हो जाएगा पंचानाम तंत्राणाम समाहार। पंचानाम तंत्राणाम समाहार, जिसका हिंदी में हो जाएगा पांच तंत्रों का समूह। पांच तंत्रों का समूह। ठीक है, दूसरा उदाहरण देगा इसका, तो मैंने इसी के समान लिख दिया पंच गव्यम। ठीक है, गव्यम क्या होता है? तो गव्यम का अर्थ होता है गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ। ठीक है, तो इसका जब विग्रह करोगे तो इसी की तरह हो जाएगा ये भी। तो ये क्या हो जाएगा इसका विग्रह? तो ये हो जाएगा पंचानाम गव्यानाम समाहार। पंचानाम गव्यानाम समाहार यानी पांच गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ है, पांच गव्यों का समूह। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया इसका समस्त पद नपुंसकलिंग में होता है, कई बार स्त्रीलिंग में भी होता है। तो स्त्रीलिंग के भी उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने पद लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, तो इसका जो समस्त पद है वो आपके स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में नहीं। ऊपर वाले जो दोनों पद बताया मैंने आपको वो आपके नपुंसकलिंग में है, लेकिन अष्टाध्यायी जो पद लिखा है मैंने, ये इसका समस्त पद जो है ना वो स्त्रीलिंग में है। तो इसका जब आप विग्रह करोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके अष्टानाम अध्ययनाम। अष्टानाम अध्यया नाम। ठीक है, अध्यया नाम समाहार, जिसका हिंदी में विग्रह हो जाएगा आठ अध्यायों का समूह। क्या हो जाएगा इसका हिंदी विग्रह? तो बिल्कुल आसान सा इसका हिंदी विग्रह होने है, आठ अध्यायों का समूह। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पद है जो हम बोलते हैं, कई बार संख्याओं के रूप में बोल करके उसको समस्त पद रूप में मिला देते हैं। जैसे ठीक है, एक पद और लिखा मैंने नवरात्रि। क्या लिख दिया मैंने? नवरात्रि। आपको पता है नवरात्रि नवरात्रों का एक समूह होता है। तो इसका जब विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नवा नाम। ठीक है, फिर रात्रि नाम, नवा नाम रात्रि नाम समाहार, जिसका हिंदी विग्रह हो जाएगा
9 रातों का समूह। ठीक है, द्विगु समास को समझना जो है ना, पूरे समास में सबसे आसान अगर कोई समास है तो वो आपको पता होना चाहिए द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास में कुछ नहीं करना होता आपको। इसमें पहला पद हमेशा ही क्या होता है, संख्यावाची होता है, यानी एक समूह के रूप में होता है। और पहला पद संख्यावाची होने के कारण हमें इसको पहचानने में भी क्या हो जाती है, बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा पहला पद जो है ना वो संख्या के रूप में मिलेगा। इसका जो समस्त पद होता है अधिकतर नपुंसकलिंग में होता है, लेकिन कई बार ये स्त्रीलिंग में भी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों उदाहरण बता दिए। अगर हिंदी में भी आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल ही आसान इसका रहने वाला है। एक शब्द मैं इसमें अंतर्गत आपको बता देना चाह रहा हूं, वो है दशाननम। उसको थोड़ा आपको समझ लेना है संस्कृत के अंतर्गत। अब जब मैंने इसको पद को लिखा है दशाननम, ठीक है, तो मैंने इसको समस्त पद नपुंसकलिंग में लिखा है ना, तब ये आपका क्या हो रहा है, तब ये आपका द्विगु समास हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको विसर्ग के रूप में लिखता तो फिर ये हो जाता 10 सिरों का समूह, नहीं होकर के 10 सिरों वाला है वह। ठीक है, तो दशानन अगर मैं लिखता तो हो जाता 10 सिरों वाला कौन हो गया, फिर वो रावण हो जाता है, वहां आपके फिर वो बहुब्री समास में हो जाना था। लेकिन इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दशानाम, दशानाम, फिर आनना नाम, आनंद कहते हैं सिर को, दशानाम आनंद नाम समाहार, यानी 10 सिरों का समूह। ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये मां नहीं होकर के, मां अनंत नहीं होकर के अगर यहाँ पे पीछे विसर्ग होता तो फिर ये आपके बहुब्री समास में हो जाता, क्योंकि फिर वो हो जाता 10 सिरों वाला कौन है, तो वो रावण है। तो यहाँ दशाननम लिखा है, तो दशाननम का आप हो गया दशानाम आनंदनाम समाहार इति दशाननम। ठीक है मित्रों, तो ये था आपके द्विगु समास समझने की दृष्टि से सबसे सरल और सबसे आसान ये समास है, जिसमें पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा, समस्त पद अधिकतर नपुंसकलिंग में, लेकिन कभी कभी वो आपको स्त्रीलिंग में देखने के लिए मिलता है। और हिंदी और संस्कृत दोनों का विग्रह मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, आगे की चर्चा हम हमारे अगले वाली वीडियो में करेंगे। तब तक आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।